हेलो दोस्तों और स्वागत है आपका टोटल प्रेप यूपीएससी चैनल में, जिसमें राइट नाउ आप देख रहे हैं आज की सारी करंट अफेयर्स का रैपिड राउंडअप। जी हाँ दोस्तों, आज की सारी करंट अफेयर्स की समरी बना के, स्लाइड्स बना के, एमसीक्यूज ला के मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। अगर मेरा चैनल आपको पसंद आता है, सबसे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए आपको कि आप देख रहे हैं, आपको क्या अच्छा लग रहा है, क्या अच्छा नहीं लग रहा है। और प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ अपने ग्रुप्स में मेरे वीडियो को शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे साथ जुड़ सकें और हम साथ मिलकर यूपीएससी 2020 की प्रिपरेशन कर सकें। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं हम पहले एमसीक्यू पर। व्हाट परसेंटेज ऑफ सीट्स हैव बीन रिजर्व्ड फॉर स्टूडेंट्स ऑफ लद्दाख इन जेएनके प्रोफेशनल कोर्सेज। जेएनके के प्रोफेशनल कोर्सेज में लद्दाख के छात्रों के लिए, प्रोफेशनल कोर्स यानी मेडिकल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, इस तरह के फार्मा, इस तरह के कोर्सेज को प्रोफेशनल कोर्सेज कहा जाता है। आप में से काफ़ी लोग खुद प्रोफेशनल कोर्सेज से पास आउट होंगे या पढ़ रहे होंगे, तो उसमें लद्दाख के छात्रों के लिए जेएनके के प्रोफेशनल कोर्सेज के कॉलेजेस में कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं। ए 10%, बी 8%, सी 6% या डी 4%। ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट हैज़ नाउ लिफ्टेड एक्सपोर्ट बैन फ्रॉम ए इंडिजिनस वेंटिलेटर्स, बी फॉरेन वेंटिलेटर्स, सी हाइब्रिड वेंटिलेटर्स और डी नन ऑफ द अबव। ठीक है, वैसे आज मैंने आंसर्स ऐड नहीं किए, मैं आपको अभी आंसर्स बताता चलता हूँ कि इसका वन का आंसर है डी 4%, 4% जो है सीटें एलोकेट की गई हैं। उसके बाद गवर्नमेंट ने जो एक्सपोर्ट बैन लिफ्ट कर दिया है वो इंडिजिनस वेंटिलेटर्स, फॉरेन वेंटिलेटर्स, हाइब्रिड वेंटिलेटर्स, नन ऑफ द अबव से नहीं, इंडिजिनस वेंटिलेटर्स जो हैं उससे अपना एक्सपोर्ट बैन लिफ्ट कर दिया है। ठीक है, तीसरा, फेविप्राविर इज बिंग सोल्ड इन इंडिया बाई सन फार्मा, ग्लैक्सो, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज। फेविप्राविर जो है वो कोरोना पेशेंट्स के लिए दवाई है जो कि बहुत ज़्यादा सीरियसली कोरोना से सफ़र कर रहे हैं, उनकी मोर्टेलिटी रेट कम करने में सहायता करता है। ये इंडिया में सन फार्मा द्वारा इसको मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। 35 रुपये का एक टैबलेट बनाया गया है, मार्केट में लॉन्च किया गया है। विजयनगर दैट गॉट इट्स फर्स्ट 2G कनेक्शन रिसेंटली, पहली बार इसको 2G कनेक्शन मिला है, वो कहाँ है? ए आंध्र प्रदेश, बी अरुणाचल प्रदेश, सी छत्तीसगढ़, डी मेघालय। ठीक है, ये देश के एकदम ही रिमोट कॉर्नर में है। ऐसा न्यूज़ में बताया है कि यहाँ तक पहुँचने के लिए 7 दिन तक बाघों से भरे हुए जंगल को पैदल पार करना पड़ता है या इस टाइप का कुछ है। तो बहुत ही ये रिमोट एरिया है, तो उसका आंसर है बी अरुणाचल प्रदेश, जहाँ पर कि पहला 2G कनेक्शन अभी पहुँचा है। ठीक है, आइए देखते हैं पहली न्यूज़ है। डोनाल्ड ट्रंप जो है डोनाल्ड ट्रंप हैज़ बार्ड फेडरली फंडेड एजेंसीज फ्रॉम रिप्लेसिंग ग्रीन कार्ड होल्डर्स विद H1B वीज़ा होल्डर्स। दीज वीज़ाज आर जनरली अप्रूव्ड फॉर एन इंडिविजुअल एंड फॉर 3 ईयर्स। ठीक है दोस्तों, देखिए कहीं भी हेडलाइन आप देखेंगे वहाँ यही बताया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने H1B वीज़ा होल्डर्स को जॉब देना अब बंद कर दिया है, मना कर दिया, इस तरह की बातें। देखिए वैसा नहीं है। वो क्या कह रहे हैं, अमेरिकन जो एम्प्लॉई हैं उनको फायर करके आप H1B वीज़ा होल्डर जो अभी अनएम्प्लॉयड बैठे हैं उनको आप जॉब नहीं दे सकते। वो कम रेट में काम करते हैं, इसलिए आप जो है अमेरिकन लोगों को फायर करके उनको जॉब दे देंगे अपनी कंपनी की प्रॉफिट बढ़ाने के लिए। ये हम अलाउ नहीं करेंगे। H1B वाले जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनको वापस नहीं भेजा जा रहा है। अगर नई जॉब क्रिएट करना है H1B वीज़ा होल्डर के लिए, उसको भी मना नहीं किया जा रहा है। ठीक है, और जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट, वहाँ की फेडरल गवर्नमेंट अपना पैसा लगा रही है, वहीं पर सिर्फ ये बात लागू हो रही है। तो ठीक है, जस्टिफाइड बात कर रहे हैं, कोई बहुत ख़राब बात तो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलिए ये आप याद रखिए, H1B वीज़ा 3 साल के लिए मिलता है, इंडिविजुअल को मिलता है। ठीक है, और जो ये अमेरिकन सरकार का फैसला है, ये ग्रीन कार्ड होल्डर को रिप्लेस करके H1B वीज़ा होल्डर को जॉब ना देने की बात हो रही है। अलग से उसको जॉब देना है तो आप दे सकते हैं। देखिए, थिएटर लुमिनरी इब्राहिम अलकाजी, उनकी दिल्ली में डेथ हो गई है। वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली के सबसे पहले डायरेक्टर थे। जब देश नया नया आज़ाद हुआ था तब वो लंदन से थिएटर वगैरह पढ़ के आ चुके थे। तो थिएटर जगत के देश के बहुत बड़े शानदार प्रतिभाशाली व्यक्ति थे, एक बहुत बड़े मतलब चमकते सितारे थे, पायनियर थे थिएटर वर्ल्ड के। ठीक है, इन पे ज़रूर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इब्राहिम अलकाजी, इनके बारे में मेरे ख्याल से आपको एक शॉर्ट नोट बना के पढ़ लेना चाहिए, विकीपीडिया पेज इनका पढ़ लेना चाहिए। क्या पता इनकी किसी प्ले का नाम ही आपसे पूछ ले, है ना, तो उतना आप प्रिपेयर करके रखिए। देखिए, पाकिस्तान ने अपना नया मैप रिलीज़ किया है, जम्मू एंड कश्मीर को अपना हिस्सा बताया है। वो चलिए ठीक है, एक्सपेक्टेड लाइंस पे था, पर जूनागढ़ को भी उन्होंने अपना हिस्सा बताया। जूनागढ़ गुजरात का हिस्सा है। ठीक है, हुआ क्या था, देखिए जूनागढ़ की एक इंटरेस्टिंग हिस्ट्री भी है। जब देश आज़ाद हो रहा था तब हैदराबाद, कश्मीर और जूनागढ़, ये 3 जगहें थी जहाँ पर के 15 अगस्त तक भी फैसला नहीं हो पाया था कि ये भारत में जाएंगे कि पाकिस्तान में जाएंगे। जूनागढ़ जो थे वो हिंदू बहुल एक राज्य था गुजरात के अंदर में, और वहाँ के जो राजा थे वो मुसलमान थे, नवाब थे। तो वो चाहते थे कि हम पाकिस्तान ज्वाइन कर लें, लेकिन भारत की पुलिस वहाँ पर अंदर घुस गई, उनको अलाउ नहीं किया गया। नवाब भाग गए वहाँ से। हालांकि मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है, पर ऐसी कुछ कहानी कि उनके 40 कुत्ते थे, वो अपनी रानियों को छोड़ गए थे पर 40 कुत्ते लेके भाग गए थे। ठीक है, जूनागढ़। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो बाद में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने, उनकी बेटी थी बेनज़ीर भुट्टो, वो भी प्रधानमंत्री बनी, उनका नाम आपने सुना होगा। वो जूनागढ़ के रहने वाले लोग थे। उन लोग उसी समय पाकिस्तान गए थे जूनागढ़ से। तो जूनागढ़ को फिर वहाँ पर जब इंडियन पुलिस घुस गई, फिर वहाँ पे वोटिंग हुई।
वोटिंग की गई वहाँ पे, तो कुछ 98% 97% लोगों ने कहा कि हम भारत में रहना चाहते हैं। तो जूनागढ़ भारत में शामिल हो गया उस जनमत संग्रह के बाद। लेकिन पाकिस्तान को अचानक कहाँ से याद आ गया पता नहीं, अपने राजनीतिक मैप उन्होंने नया जारी किया है, उसमें उन्होंने जूनागढ़ को भी पाकिस्तान का हिस्सा दिखा दिया है। ठीक है, भारत ने, जाहिर बात है इस पर आप हंस ही सकते हैं या अपना माथा पकड़ सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं फेस पाम किया हुआ है। अगली न्यूज़ पे चलते हैं। चाइनीज़ कंपनी वीवो जो है वो आईपीएल स्पॉन्सरशिप से वो हटने वाली है। हटने वाली क्या, उनको हटाया जा रहा है। वीवो आईपीएल करके होता है, देखिए देश भर में बात हो रही है चाइनीज़ कंपनियों को हटाओ, उनको ठेके मत दो वगैरह वगैरह। ऐसे में आईपीएल की स्पॉन्सरशिप, टाइटल स्पॉन्सरशिप अगर वीवो जो कि चाइनीज़ फ़ोन मैन्युफैक्चरर है उसके पास रहेगी तो ये बहुत ख़राब लगेगा देखने में, है ना। और ये तो फिर बाकी कल लोग कहेंगे कि भाई हमसे कहा जा रहा है चाइना का सामान इस्तेमाल मत करो, यहाँ आईपीएल में उन्हीं को टाइटल स्पॉन्सर रखा गया है। और आईपीएल के वाइस प्रेसिडेंट अभी हैं अमित शाह जी के बेटे हैं जय शाह, तो थोड़ी कहीं ना कहीं सरकार पे भी बात आ जाएगी कि भाई आप दूसरों को तो बड़ा कहते हैं और खुद इस तरह का काम कर रहे हैं। तो इसलिए वीवो को ज़रूर उन्होंने, आईपीएल ने रिक्वेस्ट किया कि आप प्लीज़ हट जाइए, आप यहाँ से रहने दीजिए। तो वीवो पुल आउट करने वाला है। वैसे आईपीएल यूएई में होने वाला है ना, सितंबर में। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट देखिए इज़ ऑल सेट टू बिल्ड अ टेम्पल डेडिकेटेड टू राम्स मदर कौशल्या। आप में से अधिकतर लोगों को नहीं पता होगा कि ऐतिहासिक समय में छत्तीसगढ़ को दक्षिण कौशल या महाकौशल नाम से जाना जाता था। छत्तीसगढ़ में जो पहला अखबार निकला उसका नाम भी महाकौशल था। यहाँ पे जो सीजीपीएससी की तैयारी करने वाले अगर कोई सुन रहे होंगे तो वो इस बात को रिकॉग्नाइज़ करेंगे। तो ऐसी मान्यता है कि राम जी की का जो ननिहाल है वो यहीं पे था। तो यहीं छत्तीसगढ़ में ऋषि वाल्मीकि का आश्रम भी है। और यहीं पे लव और कुश में से जो लव हैं या कुश हैं उनको ये राज्य सौंपा गया था दक्षिण कौशल का। ठीक है, तो यहाँ पर एक जगह उनकी माता का मंदिर पहले से है, कौशल्या माता का, उसको अब भव्य तरीके से बनाया जाएगा। टूरिज़्म स्पॉट में उसको इंक्लूड किया जाएगा। जो पूरा एक रामायण सर्किट बन रहा है जिसमें राम जी से संबंधित इलाकों में जो है जगह जगह टूरिज़्म के स्पॉट बनाए जाएंगे, तो उसमें छत्तीसगढ़ में बहुत सारे स्पॉट निकलेंगे, तो उसके तहत बनाया जाएगा। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि माता कौशल्या का मंदिर किस राज्य में बनाया जा रहा है, आपको छत्तीसगढ़ बताना है। ठीक है, अब देखिए, अब हम शॉर्ट समरी वाली न्यूज़ में आ जाते हैं। एक तो 4% सीट प्रोफेशनल कॉलेज जेएनके वाला मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, मैंने आपको बताया नहीं, एमसीक्यू में पूछा है एक्चुअली, वो आपको बता दिया। यहाँ पे बेरूत में, लेबनान की राजधानी है बेरूत, वहाँ मासिव एक्सप्लोजन हुआ है। क्या हुआ है कि एक जगह पे पटाखे रखे हुए थे, उसमें आग लग गई, बड़ा धमाका हुआ है, 100 लोग मर गए। ठीक है, पटाखे फट के ही 100 लोग मर गए। दुनिया भर में लोगों को लगा इसराइल ने कुछ किया, कोई आतंकवादी हमला हुआ है, पर वहाँ की सरकार ने बताया कि नहीं, पटाखे ही फूटे हैं। स्पेन के भूतपूर्व राजा थे जुआन कार्लोस, काफ़ी 4 दशक तक वो स्पेन के राजा रहे हैं। ठीक है, स्पेन में राजशाही नहीं है, राजा वहाँ पे जैसे राष्ट्रपति होते हैं या इंग्लैंड की रानी है, नाम मात्र को हैं, वैसे ही वहाँ पर होते हैं। उनके ऊपर भ्रष्टाचार के, घूस वगैरह लेने के काफ़ी चार्जेस हैं। तो ऐसा लग रहा था कि क्या किया जाए, क्या भूतपूर्व राजा के ऊपर भी अब कोर्ट में मुकदमा चलेगा, क्या उन्हें जेल होगी। तो खैर वो देश छोड़ के चले गए हैं, कुल मिला के वो देश छोड़ के भाग गए हैं। ऐसा कहा नहीं जा रहा है राजा हैं करके, वो देश छोड़ के भाग गए हैं। ठीक है, गवर्नमेंट ने सारे वेंटिलेटर्स, जो भी वेंटिलेटर है, इंडिजिनस हो, फॉरेन हो, हाइब्रिड हो, सब पर से एक्सपोर्ट का बैन हटा दिया है। यानी सरकार का मानना है अब हमारे देश में पर्याप्त मात्रा में वेंटिलेटर है, एक्सपोर्ट करना है तो कर दो। ठीक है, आंध्रा, तेलंगाना और झारखंड ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को छोड़ने का फैसला किया है, क्योंकि राज्य सरकार को प्रीमियम भरना पड़ता है किसानों का, जो हिस्सा, एक हिस्सा भरना पड़ता है, तो अब वो नहीं भर पा रहे हैं, उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ जा रही है उनको। तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और झारखंड, कौन कौन से राज्यों ने छोड़ा ये आपसे पूछा जाएगा, नाम याद रखिए। आने वाले दिनों में और भी राज्य ज्वाइन कर सकते हैं। मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल भी प्रीमियम नहीं भर पा रहे हैं, उनकी ड्यू डेट ओवर हो गई है। ठीक है, अभी क्योंकि राज्यों के पास सीमित संसाधन है, उनके पास पैसे नहीं आ रहे हैं, है ना। और जीएसटी कलेक्शन में राज्यों को जो हिस्सा देना था वो केंद्र भी दे नहीं पा रहा है, क्योंकि केंद्र के पास भी पैसा नहीं है। और जीएसटी कानून में ये क्लॉज है कि अगर पैसा नहीं रहेगा केंद्र के पास तो केंद्र नहीं भी दे सकता राज्यों को उनका हिस्सा। तो राज्यों के पास आमदनी के कोई सोर्स नहीं बच रहे हैं। ठीक है, तो वो नहीं इस फसल बीमा योजना में प्रीमियम दे पा रहे हैं, तो एक एक करके एग्जिट कर रहे हैं, और भी राज्य एग्जिट करते जाएंगे, तो उनके नाम आप लिस्ट में ऐड करते रहिएगा। ठीक है, जो मैंने एमसीक्यू में पूछा था, सन फार्मा ने फेविपिराविर लॉन्च की है 35 रुपया पर टैबलेट में। ठीक है, अब देखिए वाई, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में आपसे एमसीक्यू में आएगा तो कन्फ्यूज़ कर देगा। जिन प्रोजेक्ट के लिए ग्रीन क्लियरेंस नहीं चाहिए होता, एनवायरमेंटल क्लियरेंस, उनके लिए वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस भी नहीं चाहिए। ठीक है, अलग से आपको नहीं चाहिए, ये एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट मिनिस्ट्री ने इसको क्लैरिफाई किया है। किसी भी नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के 10 किलोमीटर के रेडियस के अंदर में अगर कोई प्रोजेक्ट होगा तो उसके लिए वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस चाहिए होगा, अगर उस एरिया को एक इको सेंसिटिव जोन घोषित नहीं किया गया है। ठीक है, तो वहाँ पर एक ग्रीन नोड की आवश्यकता पड़ती है। इको सेंसिटिव जोन अगर घोषित किया गया है तो अलग बात है, नहीं किया गया है अगर, तो वहाँ पर आपको ग्रीन नोड यानी इन्वायरमेंटल क्लियरेंस की आवश्यकता पड़ेगी, और उसकी आवश्यकता पड़ेगी तो उसके पार्ट के तहत आपको वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस की भी आवश्यकता पड़ेगी।
ठीक है, ये आपसे एमसीक्यू में घुमा के पूछेगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अरुणाचल प्रदेश के एकदम सुदूर कोने में विजयनगर नाम की जगह है, जहाँ पर जो इतनी रिमोट है कि अब जाके पहली बार 2G नेटवर्क बीएसएनएल का वहाँ पहुँचा है। ठीक है, फिर देखिए उड़ीसा गवर्नमेंट ने केज फिशिंग चालू की है। केज फिशिंग क्या होती है? पानी के अंदर ही एक तरह से मछलियों के लिए आपने पिंजरा जैसा बना दिया। पानी आ रहा है जा रहा है पर मछलियाँ आ जा नहीं पाएंगी। पिंजरे जो जाल है उसमें इतने छोटे छेद हैं, ठीक है, उसमें आप मछली पालन करेंगे। केज फिशिंग जब जैसा सीज़न आएगा, जब जैसा रिक्वायरमेंट होगा, आप पानी के अंदर अपना पिंजरा डाल के उसमें मछलियाँ पालेंगे। मछलियाँ जैसे पहले क्या किया जाता था, मछलियों के अंडे पानी में फेंक दिए जाते थे, फिर वो यहाँ वहाँ मछलियाँ बहुत सारी पैदा होकर भागती रहती थी। अब उनको पकड़ने में काफ़ी एफर्ट लगता था। छोटी छोटी मछलियाँ हैं तो जाल बिछाओ, पकड़ो, उन्हें उठाओ, छानो, डालो, क्या क्या करना पड़ता था। तो अब सीधा केज में ही उनको बनाओ, सीधा पिंजरे से आप उठा लेना मछलियाँ अपनी। इसको केज फिशिंग कहते हैं। ठीक है, ये पता नहीं किसी कारण से द हिंदू में उड़ीसा से रिलेटेड एक न्यूज़ डेली आती ही आती है। या तो उड़ीसा गवर्नमेंट बहुत ज़बरदस्त काम कर रही है या द हिंदू को वहाँ से कुछ मिल रहा है। ठीक है, चलिए, इतने जब न्यूज़ आ रही है तो जो पेपर बनाते हैं वो भी द हिंदू पढ़ते हैं। कोई ना कोई उड़ीसा से रिलेटेड आपको वेलफेयर स्कीम, वहाँ पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप वगैरह वगैरह आपको पूछ लेगा। तो ये जैसे मैं बताते जा रहा हूँ आप याद करते जाइए। हरियाणा सरकार ने निकाला है परिवार पहचान पत्र। परिवार पहचान पत्र हर परिवार के लोगों का एक पत्र बनेगा, सबको मिलेगा। ठीक है, उसमें जो जो वेलफेयर स्कीम सबका उनको बेनिफिट मिल रहा है वो सब उसमें लिस्टेड रहेगी। ठीक है, ये आधार से थोड़ी अलग है और ये 3 महीने के अंदर उनको एलोकेट कर दी जाएगी। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कौन से राज्य ने परिवार पहचान पत्र चालू किया, आपको बताना है हरियाणा। अब आ जाते हैं आज की एक डिटेल न्यूज़ है। देखिए थोड़ी डिटेल में, पर मुद्दा इसमें बड़ा सिंपल सा है। सुप्रीम कोर्ट में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक अपील दायर की है। उस अपील में उन्होंने क्या दायर किया है? उन्होंने कहा है कि एक मामला है, कुछ लोगों के विदेशों में एसेट थे, उन्होंने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नहीं बताया था। ठीक है, तो जब उनके ऊपर छापा पड़ा तो उन्होंने डिक्लेयर कर दिया, भाई हमारे पास इतना पैसा है, ले लो हमसे टैक्स। तो गुजरात हाई कोर्ट में मामला गया। गुजरात हाई कोर्ट ने इनकम टैक्स सेटलमेंट कमीशन को बोल दिया, हाँ भाई इनसे कर लो सेटल, जितना पैसा इन्होंने नहीं डिक्लेयर किया था अब डिक्लेयर कर रहे हैं, तो जितना टैक्स बनता है ले लो। अब आईटी डिपार्टमेंट सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंची है ये बोलते हुए कि साहब हमको अधिकार ही नहीं है कि हम इस पर फैसला करें। क्यों? क्योंकि ये मामला ब्लैक मनी एक्ट के तहत आता है और ब्लैक मनी एक्ट में बोला जाता है ब्लैक मनी कोई बना के रखेगा तो उस पर सेटलमेंट बाद में नहीं किया जाएगा कि चलिए हमने पहले नहीं बताया था अब हम बता दे रहे हैं, हमसे टैक्स ले लीजिए। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपने काला धन जमा करके रखा है, अब काला धन के कानून के तहत आप पे कार्रवाई होगी। ठीक है, तो ये मामला है। देखिए इसमें क्या बता रहे हैं कि गुजरात हाईकोर्ट ने जो जजमेंट दिया, उधर भी आईटी डिपार्टमेंट ने बोला था कि भाई ये सेटलमेंट वाला मामला नहीं है। ठीक है, इसमें अब हमको मत बोलिए, ये ब्लैक मनी एक्ट के तहत जो अथॉरिटी है वो इस पे काम करेगी, पर गुजरात हाईकोर्ट ने इनकी बात नहीं सुनी। ये पटेल बंधु हैं, उन्होंने क्या किया है कि कभी भी अपना फॉरेन इनकम या एसेट डिस्क्लोज नहीं किया है। फॉरेन में बैंक अकाउंट वगैरह थे, तो जबकि इंडिया में 2005 से 2014 तक वो टैक्स रेसिडेंट थे, अभी शायद बाहर चले गए हैं, है ना। तो अब उन्होंने अपना वो किया नहीं डिक्लेयर, बाद में उन्होंने डिक्लेयर किया। तो आईटी डिपार्टमेंट का कहना है कि पटेल जो है वो फर्म के ओनर हैं जिसका कि एसेट पाया गया जो डिक्लेयर नहीं किया गया था आईटी डिपार्टमेंट को, तो 2015 का जो ब्लैक मनी एक्ट है उस पर लागू होता है। तो कमीशन के ऊपर कोई सेटलमेंट करने का अधिकार नहीं है। ब्लैक मनी एक्ट जो है इनको बाकायदा अलग से बोलता है कि इसमें कोई सेटलमेंट नहीं करेंगे आप। ये ब्लैक मनी एक्ट के तहत इनको सज़ा दी जाएगी। ये बस बाद में उस समय टैक्स नहीं दिया, बाद में आप पहुंच गए, अरे हमने टैक्स नहीं दिया अब ले लो, ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, ब्लैक मनी एक्ट उन्होंने क्या कहा, ये एक स्पेशल लेजिस्लेशन है, ये आईटी एक्ट के ऊपर लागू होगा। आईटी एक्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसको माना जाएगा। एज़ फार एज डोमेस्टिक इनकम एंड एसेट्स आर कंसर्न, वहाँ पे आईटी अथॉरिटीज़ देख लेंगी, उनका जुरिस्डिक्शन है, पर फॉरेन एसेट वगैरह पे वो ब्लैक मनी एक्ट ही लगेगा, है ना। तो वो उनको कहना है कि लेजिस्लेचर ने स्पेसिफिकली इंटेंडेड फॉर रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेबिलिटी ऑफ द अमेंडमेंट बाय प्रोवाइडिंग दैट द अमेंडमेंट शैल बी एप्लीकेबल विद इफेक्ट फ्रॉम जुलाई 1, 2015। कानून बाद में आया था, पर उन्होंने बोला कि 2015 से लागू होगा। 2015 का ही मामला है, उस पर ब्लैक मनी एक्ट लागू होना चाहिए। थैंक यू गाइज, ये थी मेरी करंट अफेयर्स की कवरेज। आज थोड़ा अलग मैंने अप्रोच लिया है। मेरा अप्रोच कैसा लगा आपको प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, अपने ग्रुप्स में डालिए। ठीक है, आज ही मैंने विजन जून 2020 की मैगज़ीन का पॉलिटी वाला सेक्शन का कवरेज डाला है। आने वाले दिनों में मैं पूरी जनवरी से लेके अगस्त तक की विजन 2000 की पूरी मैगज़ीन कवर कर दूंगा, PT 365 कवर कर दूंगा, पॉलिटी के भी वीडियो लेके आऊँगा, लक्ष्मीकांत भी पूरी कवर कर दूंगा, साथ ही साथ सबके MCQs भी मैं आपको दूंगा। ठीक है, मेरे बताए MCQs से जो पढ़ेगा वो पूरा का पूरा UPSC का पेपर उससे बन जाएगा, मैं इसकी गारंटी ले सकता हूँ। ठीक है, लेकिन अपने एंड से आप और लोगों को मेरे चैनल पर ऐड करिए। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि जैसा मैंने आपको बताया वैसा आप करेंगे। तो थैंक यू, मिलते हैं कल।